हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल @MR0099 पे। आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, आपकी तबीयत एकदम मस्त होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे। और एक बार हम फिर से एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लास्ट टैग मीन्स आखिरी वार। किस चीज़ के बारे में? बोर्ड पेपर के बारे में। जैसे कि आप लोग सबको पता है कुछ दिन बाद हमारे बोर्ड पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले भी बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर आने वाले बोर्ड में इस बार जो बोर्ड है उसमें पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम एक के बाद एक करके लगातार डिस्कशन करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकें। इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एक सबसे छोटे क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे लघु उत्तरीय और तीसरे नंबर पे दीर्घ उत्तरीय। मतलब कि हम 3 लेवल में एक चैप्टर को डिवाइड करते हुए उनके वीडियोस को अपलोड करेंगे। मतलब अब क्वेश्चन सेम तो नहीं हो सकते हैं कि जैसे हमने लिखा दो संख्याओं का योग 7 है तो पेपर में वही आएगा कि 2 संख्याओं का योग 7 है। हाँ, लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, नंबर भले बदल सकता है। जैसे हमने लिखा है 2 संख्याओं का योग 7 है, पेपर में आएगा 2 संख्याओं का योग 12 है, लेकिन फॉर्मेट हमारे वही सेम रहेंगे। तो जो हम पहली शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर लेंगे और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लास 10 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हम पहला चैप्टर इसको लेकर लेवल 1 हमारा शुरू करेंगे यहीं से। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर आने वाले इस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाएंगे, कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन जो, उनके बारे में हम लगातार जल्दी करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिखे हुए हैं, थोड़ा इन पे ध्यान देंगे। ये छोटे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि अगर हमारा दिया हुआ है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अगर ऐसी स्थिति हमारी दी होगी तो हमारा जो समीकरण होगा उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल हो या फिर अद्वितीय हल हो। दोनों में से कोई भी बोले बात एक ही होगी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चाहे बोल दे केवल एक हल होगा, चाहे बोल दे अद्वितीय हल होगा, दोनों बात एक ही है। और अगर पूछे रेखाएं कैसी होंगी तो वो रेखाएं हमारी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और अगर हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो उस ऐसी स्थिति में हमारे जो समीकरण होंगे उसका कोई हल नहीं होगा और जो हमारी रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। और या फिर आपसे पूछे संगत असंगत पूछेगा तो हमारी असंगत की स्थिति है वो भी यही होगी। अगर हमारा समीकरण दोनों इस प्रकार प्राप्त होता है तो उसकी स्थिति भी असंगत होगी। और अगर हमारा समीकरण में तीनों हमारे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो समीकरण के अनेक हल होंगे, मीन्स हमारी जो रेखाएं होंगी और समांतर संपाती रेखाएं होंगी, और इसको हम कह सकते हैं संगत भी। ऐसी स्थिति बनेगी तो ये संगत स्थिति भी हमारी कही जा सकती है। ठीक है, संगत असंगत से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दिमाग में आ रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, तो अब इतना समझने का टाइम तो है नहीं क्योंकि अब बोर्ड सर पे है, तो जल्दी करके देखेंगे ये होता क्या है। जैसे हमारा दो समीकरण दिए हुए हैं हमारे, मान लीजिए 5x + 7y = 3। ठीक है, तो हमारा जो ये है इसको बोलेंगे हम ax + by = c। ठीक है, तो ये जो हमारा x के साथ है इसको हम a बोलेंगे, जो हमारा x के साथ होगा, जो y के साथ होगा हमारा b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा हमारा c कहलाएगा। ठीक है, और ये चीजें हैं क्या, a1/a2 क्या है, मतलब कि हमको 2 समीकरण दिए रहेंगे, एक समीकरण ये, एक समीकरण नंबर 2। ये जो ग्राफ हम खींचते हैं, किसी समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो दोनों समीकरण आपस में ऐसे काटते हैं। ठीक है, अगर एक जगह काटता है तो हमारा एक हल होता है, और कहीं नहीं काटता है तो कोई हल नहीं होते हैं, या फिर अगर पैरेलल चली जाती है तो हमारी अनंत हल होते हैं। तो ग्राफ ना खींचे बिना उसकी स्थिति को जानना कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर कोई हल नहीं है उसका, केवल एक हल होगा, अनेक हल होंगे, इसको जानने के लिए हम इन तीनों फार्मूलाज का यूज करते हैं ग्राफ खींचे बिना उसकी स्थिति को जानने के लिए। हमारे 2 समीकरण दिए हुए हैं, वो समीकरण हमारे उन दोनों समीकरण के हमारे अद्वितीय हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक कई सारे हल होंगे, ये जानने के लिए हम इन तीनों का यूज करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड दो नंबर क्वेश्चन आते हैं या फिर हमारे आ जाएंगे MCQs आ जाएंगे, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड जो हमारे लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं।
चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न वो जो 3 हमने सूत्र बताए थे उसी पे बेस्ड है। ये हमारे छोटे छोटे नंबर पूछे, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जो इन हमारी MCQs आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्टिंग में, उसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखिए यहाँ पे हमारे आगे ना एक समीकरण और 2 समीकरण, इन 2 समीकरण का हमारा ग्राफ बनेगा और ग्राफ में हम जहाँ पे ग्राफ काटता है या फिर छेदित करता है उसे हम x y के मान निकालते हैं। ग्राफ आरेखण आपने पढ़ा होगा, अगर ना भी पढ़ा हो तो इसमें अभी हम जल्दी जल्दी निकाल में देख लेंगे आने वाले चैप्टर्स में, या फिर जो हमारा ग्राफ वाला पार्ट होगा उसमें देखेंगे। तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है 2 और उसमें हमको k का मान निकालना है। k का मान कब निकालना है? जब इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और हमने क्या पढ़ा, अनेक हल जब होंगे तो उसकी स्थिति हमारी क्या होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर अनेक हल होंगे तो हमारी ये स्थिति होगी। हाँ, आपको फार्मूलाज ये याद करने पड़ेंगे, तीनों फार्मूला बहुत जरूरी है अगर इन प्रश्नों को हल करना है तो। ठीक है, तो हम अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को पहले की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमारी वैल्यू हमारी कितनी आती है उससे हम k का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी x के साथ जो होगा वो a1 होगा हमारा, a1 = 2 हो गया। b1 हमारा y के साथ 3 है, ठीक है, और c1 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब समीकरण दूसरे में हम a2 b2 c2 निकाल लेंगे। दूसरे में हमारा x के साथ क्या है, 4 है, तो हमारा a2 हो गया, a2 = 4 आ गया हमारा। b2 हमारा कितना आएगा, b2 हमारा k आएगा, यही हमको निकालना है। जो b2 हमारा k आ गया जो y के साथ है, और c2 हमारा 10 आ गया, c2 = 10 आ गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू उठा के हमको इसमें रख लेनी है। ठीक है, चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू उठा के इसमें। a1 की वैल्यू हमारी कितनी, 2, a2 की वैल्यू 4 = b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k = c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10 होगी हमारी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 2 × 4, 2 × 2 = 2 × 4 और 5 × 5 5 × 10 = 3/k = 1/2। मीन्स हमारा देखिए a1 a2 और c1 c2 दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन हमको अगर अनेक हल है हमारे तो हमारी तीनों स्थितियां बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों स्थितियां बराबर होनी चाहिए तो हमारे k की कोई ऐसी वैल्यू रखती होगी जिससे हमारा जो होगा 1/2 आ जाए। ठीक है, मतलब ये तीनों बराबर करने हैं हमारे, एक ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब इसको बराबर करना है हमें, तो 3/k = 1/2 कर लेंगे, मतलब हमको 1/2 लाना है। अब इसकी बात है, जब ये दोनों 1/2 आ रहे हैं तो इसको 1/2 लाना है, तो ये हमारे अनंत हल होंगे। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर गया कि 3 × 2 k = हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम k की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, मतलब हमारे ये हमारा उत्तर आ जाएगा। k का मान जब 6 होगा तब इन दोनों समीकरणों के अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर इसको कंफर्म करना है हम इसमें रख के देखेंगे, k की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पे। अगर हम 6 रख के देखेंगे तो 3 × 3 3 × 6 1/2 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा k = 6। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। बाकी ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए जरूर से, या फिर अपनी कॉपी भी या फिर जो आपने अलग से कॉपीज बनाई है उसमें लिख के अच्छे से लगा के देख लीजिएगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक और प्रश्न हमारा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। इसमें हमारा समझने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास समझने के लिए, तो हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहुत ही कम शब्दों में समझकर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको, ये समीकरण को एक तरह बना लेना है। या तो इसको भी = 0 कर लेंगे या फिर उसको भी 8 को भी हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 8 को भी उसी साइड भेज देते हैं, जैसे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा फिर 3x - y। समीकरण को अलग अलग करके हमारी a1 a2 c2 की वैल्यूज नहीं निकालनी है, दोनों समीकरण को पहले एक जैसे बना लेना है। ठीक है, तो 3x - y +8 है, +8 को उधर भेजेंगे हम, -8 हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और 6x - ky = -16 हमारा दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमने पढ़ा है संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है संपाती रेखाएं जब निरूपित होती हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। उसकी कंडीशन होती है हमारी
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इन सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे पूछ ले अनंत हल है, अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर संपाती है रेखाएं, या फिर असंगत है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, संपाती रेखाओं के लिए पूछ रहा है, हल भी पूछ सकता है, रेखाएं भी पूछ सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो फार्मूला वो याद करना पड़ेगा अगर इसको सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज को निकालेंगे, उसमें उठा के रख देंगे। ठीक है, हमारी A1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, और A2 की वैल्यू 6 है हमारी, B1 की वैल्यू -y है, माइनस यहाँ पे साइन को हम लेकर चलेंगे। B2 की वैल्यू हमारी कितनी है, -k है, जिसको हमें निकालना है। C1 की वैल्यू हमारी -8 होगी, और C2 की वैल्यू हमारी होगी -16। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज होगी। अब इसको उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें चिपका देंगे इस वैल्यूज को। तो इसकी वैल्यू जब इसमें रखेंगे हमारा कितना आ जाएगा, A1 की जगह 3 हो गया, A2 की जगह हमारा 6 हो गया, इक्वल टू B1 की जगह -y एंड B2 की जगह -k हो गया, इक्वल टू -8 अपॉन -16। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 3 × 3 3 × 6 8 × 1 8 8 × 16, ये हमारा कितना आ गया 1/2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, y/k, सॉरी y लिखा है, y लिखे, ये y की वैल्यू 1 होगी हमारी, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, ये y नहीं 1 होगा। ठीक, यहाँ होगा क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 × y हमारा y ही आएगा, तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ हम 1 रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, अब हमको तीनों बराबर करने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम वही काम हमको करना है इसमें। तो हमको 1/2 लेकर आना है, 1/k इक्वल टू 1/2 करना है, k की वैल्यू क्या यहाँ से क्या निकालेंगे, k इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 2 होगी इस समीकरण में, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा उससे थोड़ा अलग है। इसमें हमें क्या करना है, ये दो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x/a इक्वल टू y/b, और दूसरा हमारा दिया हुआ है कॉमा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू dy इक्वल टू a² + b² में हमें y का मान निकालना है, मतलब हमको y का मान इसमें ज्ञात करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास दो विधि है जो हम पढ़े होंगे। अगर ये विधि नहीं पढ़े हैं फिर ये चैप्टर पढ़ने कोई वैसे भी मतलब नहीं है। समीकरण हल करने की हमारी दो विधियां पढ़े हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। ठीक है, उन दोनों में से हम कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले समीकरण बना लेंगे। x/a इक्वल टू y/b, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ax + by इक्वल टू a² + b² हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण में से चाहे हमको y निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमारा y का मान निकल आएगा। ठीक, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। समीकरण 1 से x/a इक्वल टू y/b दिया हुआ है, x इक्वल टू a को उधर भेज देंगे, ये कितना हो जाएगा ay/b। ठीक, हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमारा जो होगा उसको उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी चलिए सॉल्व करते हैं। x का मान हमारा कितना है, ay/b आया है। ठीक है, प्लस by इक्वल टू a² + b²। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा a² y/b प्लस by इक्वल टू a² + b²। इसको बैलेंस कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, डिनोमिनेटर हर को बराबर करेंगे, इसमें हमारा कितना आ जाएगा a² y + b × dy, ये होगा b² हमारा अपॉन b इक्वल टू a² + b² हो गया। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे। देखिए हमारा y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y यहाँ से कॉमन उठा लेंगे। y कॉमन उठा लिया, कितना बच गया हमारा a² + b² बच गया अंदर में, और अपॉन b हो गया इक्वल टू a² + b²।
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू b को हम यहाँ डिवाइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, b बच गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू b। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या हमसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न भी हमारा समीकरण को सॉल्व करने से संबंधित है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं हमारी क्या होगी। ये सारे जो प्रश्न लिखे जा रहे हैं पहले पूछे जा चुके हैं 2024 में, ये जो प्रश्न हमने लिखा है ये भी 2023 में बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को हल्के मत लीजिए, इनको नोट करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, आप देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है कि हमें दो संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले हम दो संख्याओं को मान लेंगे। पहली संख्या हम मान लेंगे x और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y। ठीक है, सबसे पहले काम निकालेंगे हमारा पहली संख्या x हो गई और हमारा दूसरी संख्या हमारी y हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारा क्या रहा है। एक पॉइंट को लेकर सॉल्व करते हुए चलेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या करा है, दोनों संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक, तो पहले दूसरी संख्याओं दोनों का योगफल हमारा कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, तथा उनका अंतर 2 है। मीन्स अगर पहले नंबर को दूसरे नंबर से हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो उसका अंतर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, उस क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेंगे, x माइनस वाई हमारा 2 आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे या तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। दोनों विधियां आपको पता है। चलिए हम विलोपन विधि लगाते हैं। ठीक, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 के क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ देख रहे हैं हमारा प्रश्न ये दोनों बराबर है y और हमारा साइन जो है वो अपोजिट में है, तो प्लस कर लेंगे दोनों क्वेश्चन को। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस x हमारा 2x हो गया और प्लस माइनस हमारा माइनस ही रहेगा, तो प्लस और प्लस वाई और माइनस वाई हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 8 प्लस 2 10 आ गया हमारा। ठीक, कितना आ गया, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2, x इक्वल टू 5 आ गया हमारा। अब x की वैल्यू उठा के चाहे समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में रख देंगे। माना x का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, वाई इक्वल टू हमारा 3 आ गया। हमारी पहली संख्या जो मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 3 मिल जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार इस तरह के सवाल को हम हल करेंगे। ये और भी बड़े नंबर में पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योगफल 58 है, 57 है, या फिर प्रश्न को और भी घुमाकर पूछता है कि अगर संख्याओं को हम पलट देंगे तो हमारा पहले संख्या से इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी सवाल भी हम आगे देखेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्न में क्या पूछा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 भी उसी से संबंधित है जो हमने पहले 3 फॉर्मूलाज बताए थे। क्या पूछ रहा है इसमें, कि किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 में, इसमें 2 क्वेश्चन हमारा पूछा है, अद्वितीय हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। k की ऐसी कौन सी वैल्यू हमें समीकरण में ला के रख लें कि या फिर निकाल लें जिससे उसका अद्वितीय हल हो, मतलब खाली एक हल निकले, और k का ऐसा कौन सा मान रख लें कि उसका कोई हल न निकले दोनों समीकरण में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्थितियाँ पता होनी चाहिए। स्थितियाँ हमें पता ही है कि अद्वितीय हल के लिए हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। पहले सॉल्व करेंगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी अद्वितीय हल की स्थिति होती है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम। a1 की वैल्यू हमारी क्या है, k है, और a2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, b1 की वैल्यू हमारी निकल गई 2, और b2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y के साथ कुछ नहीं है, तुम्हारा 1 मान लेंगे, b2 की वैल्यू हमारी 1 आएगी। c1 की वैल्यू कितनी है हमारी, c1 की वैल्यू 5 है हमारी। ठीक है,
और C2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1। ठीक, ये हमारी वैल्यूज होंगे, उसको उठा के इसमें रख देंगे। A1 की वैल्यू K, A2 की वैल्यू हमारी 3 और डज नॉट इक्वल टू B1/B2, B2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। अब पहले तो हम निकालते थे ये बराबर होता था, अब हमारे ऐसी स्थिति निकालनी है कि दोनों बराबर होने ही नहीं चाहिए। तो K का ऐसा कौन सा मान है जिसको हम रख दें तो हमारा इसको सॉल्व करने पर 2/1 ना आए। ठीक है, अगर हम देखेंगे K का ऐसा कौन सा मान, उसको निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे K का ऐसा कौन मान है जिसको रखने पर 2/1 हमारा आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं, 3 2 या 6, हमारा 2 आ जाता है, आराम से 2 आ जाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि K का मान 6 होना ही नहीं चाहिए, मतलब K का मान 6 होगा ही नहीं, तभी हमारा ये अद्वितीय हल होगा। K का मान चाहे जो भी रख दें 6 के अलावा, मतलब 6 नहीं होना चाहिए और चाहे जो रख दें, तब हमारे अद्वितीय हल हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, मान लीजिए हम K को अगर यहाँ पे 6 रखते हैं, 6/3, तभी हमारा 2/1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको लाना ही नहीं है, मतलब हमको 2/1 के बराबर ही नहीं लाना है कि ऐसी कोई वैल्यू रखते हैं जो 2/1 के बराबर हो ही ना। ठीक, तो हमारा K डज नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए, मतलब K की वैल्यू 6 नहीं होगी, और चाहे जो होगी, अगर K की वैल्यू 6 हमारी रख दी जाएगी तो ये हमारा द्वितीय हल नहीं होगा। लेकिन हमको प्रश्न में दिया हुआ द्वितीय हल निकालना है, तो हम K की वैल्यू 6 के अलावा और चाहे जो भी रख देंगे, हमारा द्वितीय हल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या पूछ रहा है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है वाला हमारा क्या था, कोई हल नहीं है, हमने कैसे कंडीशन पढ़ी थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, कोई हल नहीं है, इसमें ये स्थिति है हमारी, इसी में उठा के इसको रख देंगे K/3 इक्वल टू B1 2/1 इक्वल टू 5/1। ठीक, अब देखेंगे हमारा ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। ठीक, दोनों स्थिति हमारी सही आ रही है कि B1/B2 और C1/C2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको A1/A2 और B1/B2 को आपस में बराबर करना है। तो अब हम यहाँ पे K की ऐसी कौन सी वैल्यू रख देंगे कि हमारा 2/1 आ जाएगा। यहाँ पे हम K/3 इक्वल टू 2/1 हमको लाना है, तो हमारा यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। K इक्वल टू 3 × 2 आ जाएगा, K इक्वल टू 6 आ गया हमारा। दूसरी स्थिति के लिए कोई अगर हल नहीं होगा, उसके लिए हमारे K की वैल्यू 6 आएगी। अगर हमको निकालना द्वितीय हल है उसके, तो हमारी K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, और चाहे जो भी वैल्यू रख देंगे हमारा द्वितीय हल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है हमारा। अब आया हमारा खतरनाक प्रश्न, जिसको बोलते हैं सही में क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि उस बाग का परिमाप, आयताकार बाग है, वर्गाकार बाग है, त्रिभुजाकार बाग है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका परिमाप कितना होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हैं। या फिर कुछ भी पूछ लिया, आपको परिमाप ही नहीं पता, क्षेत्रफल ही नहीं पता, तो आप लगाएंगे कैसे आगे क्वेश्चन, आप हल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पता होगा तो हम इसमें एक एक चीज को देखते चलेंगे, उसी से एक एक समीकरण बनाते चलेंगे। ठीक, सबसे पहले हमको क्या मानना है, इसमें आयताकार बाग में हमारी क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है। सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे, लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को हम मान लेंगे y हमारा। ठीक है, सबसे पहले काम ये करेंगे, माना लंबाई बराबर x और माना चौड़ाई बराबर y, मान लिया हमने। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसमें एक एक स्टेज पढ़ते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, पहली बात क्या कह रहा है हमसे, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। आयताकार बाग का परिमाप कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप कितना होता है हमारा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये हमारा होता है क्या, आयत का परिमाप होता है, लेकिन इसमें अर्ध परिमाप पूछा है। अर्ध परिमाप क्या करना होगा, क्या करेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे। ये हमारा परिमाप है, इसका आधा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स अर्ध परिमाप हमारा कितना आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, हमारा ये अर्ध परिमाप आ गया। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36।
और लंबाई हमने क्या मानी है, x मानी है, प्लस चौड़ाई हमने क्या मानी है, y मानी है, बराबर हमारा 36 आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये हमारा। ठीक, अब दूसरा आगे देखेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई जो है हमारी और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि समीकरण में जिसमें कहे उसके उल्टे में ही वो काम करना है। अगर कहे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है ये ज़्यादा है चौड़ाई से, लेकिन जब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसको 4 को लंबाई में ना ऐड करते हुए चौड़ाई में ऐड करेंगे। अगर कहें कि लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है तो लंबाई में हम 4 को ना गुणा करते हुए चौड़ाई में गुणा करेंगे। अगर बोले कि लंबाई चौड़ाई की आधी है, इसमें नहीं, इसके उल्टे में हर काम करेंगे। अगर हमसे बोल रहा है कि ये पहला दूसरे से ज़्यादा है तो हम उस नंबर को दूसरे में ऐड करेंगे, ना कि पहले में ऐड करेंगे। पहला ज़्यादा है हमको पता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा हमसे बता रहा है, जितना गुना हमसे बता रहा है, उसको हम पहले में न करते हुए दूसरे में, उसके उल्टे में ऐड करेंगे। ठीक, जो हमें समीकरण कहेगा उसका जस्ट उल्टे में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमें बता रहा है लंबाई हमारी चौड़ाई से, लंबाई हमारी, क्योंकि हमको बराबर करना है, ना कि जब हम बराबर करेंगे तभी हमारा समीकरण बनेगा। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो हम लंबाई हमारी x है, तो यहाँ x+4 ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अगर कह रहा है लंबाई चौड़ाई से अधिक है 4 तो हम चौड़ाई में ऐड करेंगे 4 को। ठीक, अगर कह दें लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है तो चौड़ाई नहीं, उल्टे उल्टे लंबाई में ऐड करेंगे। ठीक, यही काम हमको करना है। जैसे आप अगर देख लीजिए एग्जाम की तरफ से, अगर आप कह रहे कि 8 हमारा 5 से बड़ा है, ठीक, अगर तो हम इसको इक्वल टू थोड़ी ना लगा पाएंगे, इक्वल टू नहीं लगा पाएंगे ना। इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तभी तो हम इक्वल टू लगा सकते हैं। हमको पता है कि 8 हमारा बड़ा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको इसके बराबर करना पड़ेगा हमको। तो जिसमें वो कहेगा उसके हम उल्टे में वो काम करेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, सब उसके उल्टे में करेंगे तो हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 2, x=y+4। अब x की वैल्यू उठा के हम इसमें लगा देंगे, मतलब समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। मतलब कि x का समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x की जगह y+4 प्लस y = 36 आ गया हमारा। y 2y हो गया 36, इधर प्लस है, 4 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। 2y = हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। y = 32/2, y = हो गया हमारा 16 हो गया 32। y की वैल्यू हमारी 16 आ गई और y का मान उठा कर क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, x = y+4 है, y की वैल्यू हमारी 16 आई है, 16 + 4, x = हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो x हमारी क्या थी, लंबाई थी। हम इतने नहीं छोड़ेंगे कि x हमारा ये आ गया, y इतना आ गया, हमको क्या पता है, बीमारी निकालने बताई है, नहीं तो हम x = इतना, y = इतना लिख के छोड़ दें हमको। अब हमने x क्या माना है, लंबाई माननी थोड़ा, यहाँ लिखेंगे क्या, लंबाई = हमारी 20 आई है और चौड़ाई हमारी कितनी आई है, 16 आई है। यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल मीटर में, ऊंचाई वगैरह मीटर में दी हुई है, परिमाप मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, परिमाप खाली 36 दे दिया है, 4 अधिक है ये दे दिया है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो इसके हम क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर 20 मात्रक, चौड़ाई बराबर 16 मात्रक। ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ है तो उसको बकायदे लिखेंगे अच्छे से। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे लेवल नंबर 1 का आखिरी प्रश्न, ये भी एक डेंजरस प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न इसको बोल सकते हैं अपने नज़रिए से। ये जो हमारा प्रश्न है वो 4 बार बोर्ड में पूछा गया है, 2020 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में 4 बार इसको पूछा जा चुका है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो पहली संख्या में ना 3 गुना करते हुए हम दूसरी संख्या को 3 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वही काम जो हमने पिछली बार बताया था। अगर
कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है तो पहली संख्या हम ना जोड़ते हुए दूसरी संख्या में 3 को जोड़ेंगे। अगर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है, पहली संख्या में 3 को ना मल्टीप्लाई करते हुए दूसरी संख्या में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम हम हर प्रश्न में करेंगे, जिस प्रश्न में इससे संबंधित हमसे बोला जाएगा यही काम हम हर क्वेश्चन में करते चलेंगे। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, या तो आंसर गलत हो जाएगा या तो जो हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। अगर आंसर हमारा 36 आ रहा हो तो हमारा तो इस तरह से अगर करेंगे कि अगर इसमें बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, अगर इसमें हम पहली संख्या में ही 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, जो कि गलत होगा। ठीक, तो ये गलती नहीं करनी है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, जो बोले उसके उल्टे में मल्टीप्लाई प्लस या डिवाइड करना है हमको। ठीक, चलिए देखते हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों संख्याएं मान लेंगे। हमारी दोनों संख्या क्या होगी, x और y। माना पहली संख्या बराबर x होगी और माइनस दूसरी संख्या इक्वल टू y होगी। ठीक, अब क्या कह रहा है प्रश्न देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि अगर पहली संख्या को दूसरी संख्या से माइनस करेंगे तो हमारा 26 आना चाहिए। ठीक, वही कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कर रहा है प्रश्न में, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वही करेंगे उल्टा काम, x इक्वल टू वाई। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो पहली संख्या में मल्टीप्लाई करते हुए दूसरी संख्या में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा उल्टा काम। ये हमको करना है हर समीकरण में, हर प्रश्न में करना है ये काम। x इक्वल टू हमारा 3y हो गया। अब देखेंगे सीधा सीधा यहाँ पे x हमारा 3y हमारा x का मान दिया हुआ है, इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में चिपका देंगे, बस हमारा आ गया समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 3y दी हुई है माइनस y इक्वल टू 26, 3y माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बाई 2, ये हो गया 13, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब y की वैल्यू उठा के हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 into y है, y की वैल्यू 13 है, x इक्वल टू 13 3 जा 39 हो गया हमारा, x की वैल्यू 39 आ गई, y की वैल्यू हमारी 13 आ गई। ठीक, हमारी दोनों जो संख्याएं हैं निकल गई, पहली संख्या हमारी 39 हुई, दूसरी संख्या हमारी 13 हुई। अगर वहीं आप ये उल्टा काम करते हैं कि जो यहाँ 3y में मल्टीप्लाई किया, अगर इसको आप x में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो हमारा 13 और 39 आ रहा है, ये -13 -39 आता। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में ये गलत हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, ये आ गया हमारा। तो अब इसको छोड़ेंगे नहीं आप कि हमारा x इक्वल टू 39 आ गया, y इक्वल टू 13 आ गया, यहीं पे छोड़ दें। क्या लिखेंगे हमने, पहली संख्या हमारी है ना, हमको संख्याएं निकालनी है, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या इक्वल टू 39 आ गई, और दूसरी संख्या हमारी आ गई 30। इसको लिख के तब ये होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा, ये तो हमने निकाला है कि उसको माना है। अब जो किस चीज़ को माना है उसको लिख कर इसको आंसर लिखेंगे ना। पहली संख्या को x माना था तो x हमारा 39 आया, दूसरी संख्या को y माना तो हमारी 39। ठीक, ये था हमारा पहले लेवल का आखिरी प्रश्न। अभी ये शुरुआत है, अभी दूसरे लेवल पहुंचेंगे तो इससे बड़े बड़े प्रश्न मिलेंगे, थर्ड लेवल पहुंचेंगे तो इससे भी खतरनाक मिलेंगे। एक प्रश्न होता है ना कि गाड़ी की रफ्तार और रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी लंबाई इतनी है। सबसे खतरनाक प्रश्न 7 नंबर वाला जो होता है, ये जरूर से जरूर आता है। नाव जो चल रही है धारा के, एक बार अनुकूल चल रही है, एक बार धारा के प्रतिकूल चल रही है, उसकी चाल, उसका वेग ज्ञात करना, ये अधिकतर पूछा जाता है लास्ट में, एकदम जो हमारे 7 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसको पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी या फिर बहुत दिमागी सवाल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न बड़े भी लगते हैं लेकिन ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता, बस आपको फार्मूलाज और क्वेश्चन बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है। अगर समीकरण बन गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर मेन होता है समीकरण बनाना, क्वेश्चन पढ़ना, उसमें तुमको मानना क्या है, आपको x किसको मानना है, y किसको मानना है, समीकरण का क्या रहा है, उस हिसाब से हमको 2 समीकरण को बनाना है। फिर समीकरण बन गया तो क्वेश्चन फिर कुछ नहीं है, फिर आराम से रहेगा वो। ठीक है, ये था हमारा आखिरी प्रश्न।
आशा करते हैं आपको सब एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे भी गए हैं, ऐसे नहीं बताए जा रहे थे, पहले बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। एक बार नहीं 3 से 4 बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तभी आपको बताया जा रहा है। इसी फॉर्मेट के प्रश्न इस बोर्ड में भी आ सकते हैं या फिर कहेंगे आप आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इनको पढ़ के अलग अलग नंबर रख के तो इसकी तैयारी करेंगे इस फॉर्मेट के प्रश्न को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में लेवल 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।